कि हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। जी नाजरीन, आज हम बात करेंगे मज़दूरों के हकूक़ के हवाले से कि क्या पाकिस्तान के अंदर फैसलाबाद क्योंकि एक टेक्सटाइल सिटी जाना जाता है और यहाँ पर क्या मज़दूरों को उनके हकूक़ दिए जा रहे हैं। मज़दूर नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं, जानते हैं उनका इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है। असलम वफ़ा साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो जनरल सेक्रेटरी हैं फैसलाबाद लेबर फेडरेशन के। इसके अलावा सदर, नायब सदर, चेयरमैन भी हमारे साथ मौजूद होंगे। असलम वफ़ा से सबसे पहले गुफ्तगू करते हैं, उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जी आपका वक्त देने के लिए। मुझे ये बताएं, आपको कितनी देर हो गई है मज़दूरी करते हुए, मज़दूरों के लिए आवाज़ बुलंद करते हुए? मुझे आज 52 साल हो चुके हैं। मैं मेहनत कशों की जो मुख्तलिफ इदारा जात हैं उनकी नुमाइंदगी भी करता हूँ। पहले मज़दूरी भी करता था, आजकल मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ। और इस हवाले से जो फैसलाबाद नहीं, पूरे पंजाब नहीं बल्कि पूरे मुल्क के मेहनत कशों का जो हाल है वो नाकाबिले बयान हो चुका है। क्योंकि आज हमारी तनख्वाह 20,000 रुपये की है हुकूमत पंजाब ने, लेकिन वो उस पर भी, उस कानून पर भी अमल दरामद नहीं हो रहा। इस सिलसिले में कंसर्न महकमा जात, हुकूमत और सनतकारों का रवैया जो है ना वो नाकाबिले बयान है। इतनी अपना जुल्म हो रहा है, इतनी ज़्यादती हो रही है, कानून की शरीयन खिलाफ वर्जी हो रही है। वर्कर को जो कानूनी राइट्स है ना वो किसी इदारे में इस वक्त नहीं मिल रहे। अच्छा, इसमें आप क्या समझते हैं कि जो महकमा लेबर है, लेबर डिपार्टमेंट ख़ास तौर पर मज़दूरों के लिए बनाया गया है, क्या उसकी तरफ से आज तक ऐसा कोई एक्शन हुआ है? मज़दूरों के लिए उसने आवाज़ बुलंद की है कि जो आपका गज़ट तैयार किया जाता है सालाना, उसके मुताबिक अगर कोई सैलरी नहीं देता? महकमा लेबर जो है ना वो हुकूमत ने सिर्फ एक डिज़ाइन या ड्रामा बना के रखा हुआ है। महकमा लेबर का कोई किरदार नहीं है, उनके पास कोई इख्तियार नहीं है। मासवात चलान करते हैं, उन चलानों की आड़ में वो अपने मफादात तो उठाते हैं, लेकिन मेहनत कशों को वो कानून जो राइजल वक्त कानून है ना, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। अच्छा वफ़ा साहब, आपने बताया कि 52 साल आपको हो गए मज़दूरी में। 52 साल पहले क्या मज़दूरी थी और आज मज़दूर की जो मज़दूरी है उसमें क्या फ़र्क है? तब गुजारा होता था, आज गुजारा पूरा हो रहा है, नहीं हो रहा, क्या कहेंगे? 52 साल पहले 250-300 रुपये महीना तनख्वाह थी, उसमें 100 या 50 रुपये वर्कर बचा लेता था। आज 20,000 रुपये तनख्वाह है। आज वो ओवर टाइम लगाकर अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद करके, अपनी जानी तौर पे मुतासर होकर, केमिकल खा के और आलूदगी में काम करने के बावजूद वो भूखा है। 1-2 टाइम की रोटी भी पूरी मेहनत कश की नहीं हो रही। 2 वक्त की जो रोटी है वो भी पूरी नहीं हो रही आज मेहनत कश की। और क्या जो मेहनत कश हैं उनको जो आज मज़दूरी कम उजरत दी जा रही है, गज़ट के मुताबिक सैलरी नहीं दी जा रही, क्या उसमें कानून क्या कहता है? इस हवाले से लेबर के जो नुमाइंदगान हैं उनका क्या मौक़िफ़ है? सदर हमारे साथ मौजूद हैं फैसलाबाद लेबर फेडरेशन के। जी आप बताइएगा, क्या कहेंगे? जो कम से कम उजरत का नोटिफिकेशन जारी किया जाता है उसके मुताबिक सैलरी नहीं दी जाती, इससे क्या मुश्किलात हैं? मुश्किलात है, गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया, महकमा लेबर बेबस है, मालकान नोटिफिकेशन अमल दरामद नहीं करते पाए। इस वास्ते जिन्हें तक हुकूमत प्रेशर नहीं पाएगी मालकान से, महकमे से, उनका अमल दरामद नहीं होगा। अच्छा, जो एक बहुत बड़ा इशू है सोशल सिक्योरिटी का, सोशल सिक्योरिटी का अदारा जो है वो भी मज़दूर के लिए बनाया गया है, उसकी फैमिली के लिए बनाया गया है। अगर किसी फर्म में मज़दूर काम करता है तो उसके लिए सोशल सिक्योरिटी कार्ड दिया जाता है जिसमें उसके बच्चों का, बीवी का, माँ बाप का इलाज होता है। क्या सब मज़दूरों को आज वो सोशल सिक्योरिटी कार्ड से इस्तेफ़ादा हो रहा है? गुजारिश है कि सोशल सिक्योरिटी कार्ड तकरीबन 30% बने हुए, 70% बने ही नहीं। मालकान की मिली भगत, महकमे की मिली भगत, इस बात सोशल सिक्योरिटी कार्ड बिल्कुल नहीं बन रहे, न मजदूरों को फ़ायदा हो रहा। मजदूर दिल में नीचे जा रहा, मालिक ऊपर जा रहा, तो गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही।
इस वास्ते सोशल सिक्योरिटी वास्ते अच्छा, आपके जो आप ज़ाहिर सी बात है मज़दूरों को देखते हैं, फैसलाबाद के अंदर कितने मज़दूर इस वक्त रजिस्टर्ड हैं और टोटल कितनी तादाद है मज़दूरों की जो मिलों के अंदर अरसा दराज से काम कर रहे हैं? तकरीबन सोशल सिक्योरिटी स्कोड फैसलाबाद में 10 से 15 लाख वर्कर है, जबकि 1 लाख से ज़्यादा कार्ड नहीं है। 14 लाख वर्कर सोशल सिक्योरिटी कार्ड से महरूम है। जी नाजरीन, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारे सोशल सिक्योरिटी अदारा पर कि सिर्फ़ और सिर्फ 1 लाख सोशल सिक्योरिटी कार्ड जो हैं वो बनाए गए हैं और 15 लाख के करीब फैसलाबाद के अंदर मज़दूर जो है वो मिलों के अंदर, फैक्ट्रियों के अंदर, लूमों के अंदर काम कर रहे हैं। लेकिन इसकी वजह क्या है कि सोशल सिक्योरिटी कार्ड नहीं बनाया जाता? क्यों ऐसा जुल्म किया जा रहा है मज़दूर तबके के साथ, जो कि मालकान को कमा कर देते हैं, मालकान उनके सर पर मालिक बने बैठे होते हैं। और भी मेरे साथ मज़दूर नुमाइंदगान मौजूद हैं। जी आप बताइएगा, क्या कहेंगे, क्यों नहीं सोशल सिक्योरिटी कार्ड जो है वो टोटल जितनी तादाद है मज़दूरों की उतने बन पाते? ये इंतजामिया जी मिल मालक ने और सोशल सिक्योरिटी के अफीसरान ने इन्हों की मिली भगत के नाल वर्कर की तबाही हो रही है और जिन्ना नुकसान हो रहा है ना दों की वजह तो हो रहा है, वो अपनी जेब भरते हैं, ये अपना फायदा करते हैं और किसी बंदे 20% या 25% तो इलावा कार्ड नहीं है, कंट्रीब्यूशन नहीं लै सकते। उन्होंने कंट्रीब्यूशन लैन जाते हैं, वो अपने पैसे लैके आ जाते हैं, वर्कर दे रहन देंगे, वो कहते फिर देखी जाएगी। इस वास्ते रवैया इन्हों का जोड़ा सनतकारां दा वो नाकाबिले बर्दाश्त। रवैया जो है जी बार बार उसका ये कहा जा रहा है कि नाकाबिले बर्दाश्त है और रवैया ख़ास तौर पर अगर इस्लाम, दीन इस्लाम की बात करें तो दीन इस्लाम भी ये दर्स देता है कि आपका मज़दूर जो है उसका पसीना खुश्क होने से पहले मज़दूरी उसकी अदा की जाए और पूरी अदा की जाए। तो इसी हवाले से और भी नुमाइंदगान यहाँ पर मौजूद हैं। जी आप बताइएगा, तबकात का जो निज़ाम है वो अरूज पर है हमारे मुल्क के अंदर, दीन भी इस चीज़ का दर्स देता है कि तबकात जो हैं उनका बिल्कुल बाहर निकल कर आप मज़दूरों से अच्छे अखलाक से पेश आएँ। अखलाक तो क्या, मज़दूर को उसकी उजरत नहीं दी जाती, उसको हकूक़ नहीं दिए जाते, क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे ना जी फैसलाबाद में ना मज़दूर को जो है ना अल्लाह पाक माफ़ करे, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया कि मज़दूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसको उजरत दी जाए। लेकिन यहाँ पर तो ना पसीना क्या, हमारा कोई फौत हो जाता है ना तो हम उसको दफनाने की ये फ़िक्र लग जाती है, रिश्तेदार के मरने की भूल जाती है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने जिस तरह हमारे वफा साहब ने फरमाया कि 20,000 तनख्वाह है, 20,000 तनख्वाह किसी ने भी नहीं दी है। 20,000 तो दूर की बात है, हमें 17,500 भी जो है वो ना मिल रही है, ना वक्त पे मिल रही है। ये मकबूल रोड में यहाँ पे फैक्ट्री है, मैं नाम लेके बता सकता हूँ, ये अभी भी 13,000 14,000 रुपया तनख्वाह दे रहे हैं। अच्छा, आपके ख्याल में कम से कम उजरत कितनी होनी चाहिए? मेरे ख्याल में कम अज़ कम उजरत जो है ना, ऐसे मेरे को दिया ना 1,000 रुपया जो योमिया उजरत तो होनी, 30,000 रुपया तो वर्कर की तनख्वाह जो है होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो है ना जो 15-20 हज़ार है वो भी वक्त पे नहीं, 15-20 हज़ार भी वक्त पे नहीं मिलती। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मैरिज जो अलाउंस है वो भी मज़दूरों का सोशल सिक्योरिटी के अदारे में रजिस्टर्ड है कि मैरिज अलाउंस दिया जाता है, उसके बाद एजुकेशन अलाउंस दिया जाता है, क्या मज़दूरों को मिलता है? अगर मिलता है तो कितनी तादाद है जिनको दिया जाता है? ये ना जी उन्होंने शर्त रखी है, सबसे पहले ये ना उन्होंने सोशल सिक्योरिटी कार्ड की शर्त रखी है या यूबिया कार्ड की भी रखी है, या उसके अलावा इदारा रजिस्टर है। पहले तो जो है ना ये छोटे इदारे रजिस्टर ही नहीं है, अगर रजिस्टर हैं तो उन्होंने ना वर्कर का सोशल सिक्योरिटी कार्ड ही नहीं बनाया हुआ है। इन्होंने अपने रिश्तेदार ड्राइवर का मालिक का बनाया, छोटी फैक्ट्री वाली ने। बड़ी वाली फैक्ट्री वाली ने तकरीबन 10-15% जो है जो सोशल सिक्योरिटी कार्ड बनाए हैं, जो मैरिज और स्कॉलरशिप के हकदार हैं, बाकी जो है वो ऐसे महरूम रह जाते हैं। जी 10 से 15 एक फैक्ट्री के मुलाजम जो हैं वो सोशल सिक्योरिटी कार्ड उनका बन पाता है। हालांकि सैकड़ों मज़दूर जो हैं एक फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं। असलम वफा साहब हैं, उनकी तरफ दोबारा रुख करते हैं। जी वफा साहब बताइएगा, क्या जो मज़दूरों के हकूक़ हैं, कभी आपको किसी ने बताया हो हकूक़ के बारे में, या आपने खुद स्टडी किया हो कि ये हकूक़ हैं और ये नहीं दिए जा रहे हैं मज़दूर को, क्या कहेंगे? मैं पाकिस्तान में राइजल वक्त जितने भी कानून हैं ना, मैं उनको पूरी तरह, मुझे अबूर हासिल है, मैं हर कानून जानता हूँ और लेबर के मुतलका जितने भी कवानीन है मैं उसका तकरीबन हाफिज़ हूँ। मुझे पता है कानून क्या है। जितने भी कानून हैं उसमें 10% कानून पर भी अमल दरामद हो जाए तो फिर भी गनीमत है। सनतकार और बैरोक्रेट
और कंसर्न महकमों की मिली भगत की वजह से वर्कर जो है हर अपनी कानूनी मुराद से महरूम है। मसलन ग्रेजुएटी है, नोटिस पे है, बोनस है, छुट्टियों के पैसे हैं, वो वर्कर को नहीं दिए जाते। आज सनतकारों का रुझान ये हो चुका है कि वो परमानेंट वर्कर को ठेकेदारी निज़ाम पे ला रहे हैं, यौमिया उजरत सिस्टम पे ला रहे हैं। यौमिया उजरत सिस्टम जब आ जाएगा वर्कर तमाम महरूम हो जाएगा अपने तमाम कानूनी बुनियादी हकूक़ से। जी बिल्कुल, जो मुतलका महकमे हैं, ब्यूरोक्रेसी है, सनतकार हैं, वो अगर अपना किरदार अदा करें, 10% भी इस हवाले से अमल दरामद हो तो यकीनी तौर पर चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। जी, आप लेबर डिपार्टमेंट के मुतालिक क्या कहना चाह रहे हैं? लेबर डिपार्टमेंट जो है ना जी, ये बज़ाहिर तो मज़दूर के लिए बनाया गया है, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि ये मज़दूर का इदारा नहीं है। ये और सोशल सिक्योरिटी और UOBI, इसमें ना ज़्यादातर अफसरान जो है ना वो मालिकों की जो है ना उनको नुमाइंदगी करते हैं, उनको ही कहते हैं, आते ही नहीं हैं, आते हैं तो लेबर के किसी नुमाइंदे से मुलाकात ही नहीं होती उनसे कि हमारे दुख जाने, हमारी फैक्ट्रियों का विज़िट करें, यहाँ पे जो है सेफ्टी एंड हेल्थ के बारे में यहाँ के क्या हालात हैं, यहाँ पर जो है ना या वाशरूम के क्या हालात हैं, यहाँ पर कैंटीन का क्या हालात है, वो तो हमारी बात सुनते ही नहीं है, ना हमारे पास आते हैं। वो तो हमारे लिए तीनों महकमे जो है ना हमारे लिए नाम के लेबर के लिए बने। जी बिल्कुल, ये जैसे कि इनका एतराज़ है, लेबर डिपार्टमेंट मज़दूर के लिए बनाया गया, सोशल सिक्योरिटी मज़दूर के लिए बनाया गया, लेकिन वो इनकी बात सुनने को ही तैयार नहीं है। अब मज़दूरों से बात करते हैं। बात की हमने मज़दूरों के हकूक़ के हवाले से, मज़दूर नुमाइंदों से, तो मज़दूरों का असल मसला है, उनका इस हवाले से क्या कहना है। मज़दूर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या इस हवाले से कहते हैं, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके। जी बताइएगा, कितनी मज़दूरी आपको दी जाती है, हुकूमत की जानिब से कितनी मुकर्रर की गई है, और अगर पूरी मज़दूरी अदा नहीं की जाती तो इससे क्या परेशानी है, क्या कहेंगे? जितनी भी मतलब हुकूमत ने मुकर्रर की है तनख्वाह तकरीबन 20,000 रुपये मिनिमम वेज है, लेकिन इस मकबूल रोड अदारे पर कोई भी अदारा जो है वो ऐसा नहीं है जो कि 20,000 रुपये मज़दूर को देता हो। सतियाना रोड चले जाएं, इधर मकबूल रोड पे आ जाएं, 16,000 17,000 रुपये तनख्वाह है। इससे गरीब आदमी का चूल्हा नहीं जलता है। गरीब आदमी इंतहाई ज़्यादा परेशान है। हमारी हुकूमत से इल्तमास है कि बराए मेहरबानी इस चीज़ का नोटिस लें और जो तनख्वाह है वो 20,000 आपको कितनी देर हो चुकी है मज़दूरी करते, काम करते, कितना अरसा गुजर चुका है? इधर सर जितने भी मज़दूर हमारे ये दोस्त भाई मौजूद हैं, तकरीबन किसी को 15 साल हो गए हैं, किसी को 18 साल हो गए हैं। आपका सोशल सिक्योरिटी कार्ड बना है? सोशल सिक्योरिटी कार्ड अगर हमारे पास 350 मुलाजम वर्कर हैं तो 150 आदमी का ना सोशल सिक्योरिटी कार्ड बना हुआ है, UOBI कार्ड बना हुआ है। बाकी जो 200 आदमी है उसका वो नहीं बना। अच्छा, उसमें सहूलियात क्या क्या दी जाती हैं सोशल सिक्योरिटी कार्ड के अंदर? सोशल सिक्योरिटी कार्ड में मेडिकल होता है और ये जो सालाना छुट्टियाँ होती हैं वो होती हैं, कोई मेडिकल रेफरेंस होता है, तो EOBI होता है, पेंशन का होता है, बच्चों की तालीम का होता है, वो इस बच्चों की तालीम के बारे में होता है, स्कूल के बारे में। अच्छा, आपकी सोच के मुताबिक कम से कम तनख्वाह कितनी होनी चाहिए आज के दौर में? आज के दौर में जी कम से कम तनख्वाह जो है ना वो मिनिमम वेज जो है वो 35,000 रुपये तकरीबन होनी चाहिए। इससे गरीब आदमी का ना तकरीबन मैनेजमेंट वो कर सकता है अपने। गरीब आदमी कम से कम 35,000 से अपना जो मैनेज है घर का राशन पानी चला सकता है, और भी मज़दूर हैं। जी बताइएगा, आप क्या कहेंगे, आज के दौर में मज़दूर को किन मुश्किलात का सामना है? क्या मज़दूर को उसके पूरे हकूक़ दिए जा रहे हैं? जी तनख्वाह नहीं टाइम ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ, ਹਕੂਕ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਜੀ, ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਲਿਆਦਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣਦੀ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਮਤਲਬ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਦਾ ਵਿਹਲੇ ਬਹਿ ਕੇ। अच्छा, आपका घर अपना है या किराए का है? ये अपना घर है। अच्छा, आपके जो मज़दूर साथी हैं उनमें से कितने लोग अपना ज़ाती घर है उनका, और कितने किराए पे रहते हैं? ये ਹੁਣ पूरा नहीं पता है। तकरीबन 70% लोग जो है ना वो रेंट पे रहते हैं, 30% लोग जो हैं वो उनका अपना घर है। बकाया ज़्यादा लोग जो हैं वो किराए पे रहते हैं, और तनख्वाह और पैसे ना मिलने की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि उनको मकान का किराया भी देना बहुत। अच्छा, आप बताएं कि आप आज के दौर में क्या समझते हैं? उजरत पूरी नहीं दी जाती, हकूक़ नहीं दिए जाते, आपको मुस्तकबिल अपने बच्चों का क्या नज़र आता है? मुश्किल की होना जी, मतलब भुखे रोटी नहीं पूरी होती जी, रोटी ना पूरी होए तो फिर मतलब मुश्किल की सोचना जी उन्होंने। लिहाजा यानी कि मतलब सानू टाइम ना देन तनख्वाह, हर चीज़ पूरी देन, असी मतलब अगर तनख्वाह जो है वो पूरी दी जाए तो मुस्तकबिल के बारे में भी सोचें। जब तनख्वाह ही टाइम से या पूरी नहीं मिलती तो बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचेंगे? और भी मज़दूर यहाँ पर हैं,
जी आप बताइएगा, क्या कहेंगे जो आपके बच्चे हैं, क्या वो खुश हैं आपकी मजदूरी से, आपके रोज़गार से? ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੁਛ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਤਿਆਣੇ ਆਉਣਾ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰਾ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਆਉਣ ਦਾ ਲੱਗਦਾ, 50 ਜਾਣ ਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ 25-27 ਦਿਨੀ, ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ 150-200 ਰੁਪਈਆ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਘਰੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਲਦੇ ਸਾਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਤੇ दूसरी अच्छा, काम के दौरान आपको जो सेफ्टी हालात हैं या सेफ्टी का कितना ख्याल रखा जाता है फैक्ट्री? कुछ नहीं जी, कुछ बिल्कुल कुछ जी फैक्ट्रियों में सेफ्टी का भी ख्याल नहीं है। जान की अपनी जो हथेली पर रखकर मज़दूर जो है मज़दूरी करते हैं, मालक को कमा कर देते हैं, फिर अपनी जो उजरत है वो लेते हैं और ख़ास तौर पर जो हमारा मुल्क है उसकी मईशत में अपना अहम किरदार अदा करते हैं। लेकिन उसके अगेंस्ट इनके लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ इनके लिए है तो इनका हक़ जो है वो मारा जा रहा है या फिर इनको तंग किया जाता है, मज़दूरी जो है वो पूरी नहीं की जाती। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा और भी गुफ्तगू करेंगे। हंगामी दौरों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। हंगामी दौरों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। जी नाज़रीन, आज बात हम कर रहे हैं ख़ास तौर पर जो हमारे मज़दूर हैं उनके हकूक़ के हवाले से। पहले मज़दूर नुमाइंदों से बात की, उसके बाद मज़दूरों से भी बात की गई। तो इस हवाले से कि हमारे जो मज़दूर हैं ख़ास तौर पर इंडस्ट्री के अंदर काम करने वाले, उनको उनके हकूक़ नहीं दिए जाते, उनको मुआवज़ा पूरा नहीं दिया जाता, उनके जो सोशल सिक्योरिटी के हवाले से हकूक़ हैं वो भी अदा नहीं किए जाते। हमारा इस्लाम इस हवाले से क्या कहता है कि जो एक मज़दूर है, एक काम करने वाला है, किसी फैक्ट्री में हो या फिर किसी भी अदारे में हो, उसके हकूक़ क्या हैं और इस्लाम ने एक मज़दूर को क्या हकूक़ दिए हैं। आज जमात अहले हदीस के जो अमीर हैं पाकिस्तान के, वो हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस्लामी हवाले से क्या कहेंगे कि मज़दूर के हकूक़ क्या हैं और हकूक़ मिलने चाहिए मज़दूर को। जी बहुत शुक्रिया मौलाना साहब आपका, आपने वक्त दिया, अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि मज़दूर जो है उसके हकूक़ क्या हैं और हमारे मुल्क के अंदर क्या मज़दूर को हकूक़ दिए जाते हैं, उसके इस्लाम इस हवाले से क्या कहता है कि मज़दूर को उसके हकूक़ मिलने चाहिए। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जहाँ तक मज़दूर के हकूक़ का ताल्लुक़ है, कुरान ने एक हमें ऐसा कायदा बता दिया है कि अगर हम उस पे अमल करें तो कभी ये शिकायत नहीं हो सकती कि हमारे मज़दूर को हकूक़ नहीं दिए जाते। वो कायदा कुलिया ये है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हासना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ज़िंदगी, उनका निज़ाम, वो तुम्हारे लिए बेहतरीन उसवा है, बेहतरीन नमूना है। और अगर हम उस पे अमल पैरा हों तो कोई किसी का हक़ गस्ब नहीं कर सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मज़दूर को मज़दूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले मिलनी चाहिए और जितनी वो मेहनत करता है उसकी मेहनत के मुताबिक उसको उजरत भी मिलनी चाहिए। अगर जिस कदर कोई मेहनत करता है उसकी मज़दूरी उसे मुकम्मल मिलती है तो हमारे मुल्क में खुशहाली भी हो। और ये जो आज हमारे अवाम की महंगाई की वजह से बुरी हालत है, ये भी ना हो, क्योंकि इस्लाम हमें इस बात की तरगीब भी देता है और इस बात का पाबंद भी करता है कि ये बात तुम्हें याद रखनी चाहिए कि हकूक़ुल इबाद जो है किसी सूरत में मुआफ़ नहीं होंगे। अगर एक शख्स सारा दिन मेहनत मज़दूरी करता है और उसको उसकी उजरत नहीं मिलती तो ये उससे नाइंसाफ़ी है और इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता।
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی مذمت بھی کی ہے اور ان کو اللہ کے خوف سے ڈرایا بھی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول انکا لتصل الرحمہ وتکسب المعدومہ، کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں اور جو کما نہیں سکتا اس کو آپ کما کے بھی دیتے ہیں، اور وتقر الضیفہ، مہمان نوازی بھی آپ کرتے ہیں، بتعین علی نوائب الحق، اور جو مصائب میں پھنسے ہوئے ہیں آپ ان کی مدد بھی کرتے ہیں۔ تو گویا کہ دنیا کے اندر جو پسا ہوا طبقہ ہوتا ہے اس کی مدد کرنا یہ اہل اقتدار کی ذمہ داری بھی ہے اور ان کا فرض۔ ذمہ داری تو ہے مولانا صاحب۔ دیکھیں ہمارے ملک کے اندر تو حالات یہ ہیں کہ مدد کرنا دور کی بات، مزدور کو اس کی جو اجرت بنتی ہے وہ پوری ادا نہیں کی جاتی۔ ابھی حکومت پاکستان نے جو گزٹ جاری کیا ہے، یہ سالانہ گزٹ جو جاری ہوتا ہے اس کے مطابق 20,000 کم سے کم سیلری ہونی چاہیے، لیکن آپ اکثر اداروں میں جا کر دیکھ لیں، کوئی 15,000 دے رہا ہے، 16,000 دے رہا ہے، 18,000 سے زیادہ نہیں دے رہے۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ مزدور کو کم از کم مزدوری اتنی ملنی چاہیے جس سے اس کے گھر کے گزر اوقات جو ہے وہ چلتے رہیں، اور اگر حکومت نے یہ گزٹ پاس کیا ہے کہ مزدور کی کم از کم مزدوری 20,000 ہونی چاہیے، تو پھر یہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ مزدور کو وہ مزدوری دلوائے، اور اگر یہ حکومت مزدور کو اس کا حق دلوا نہیں سکتی تو پھر حکومت کو یہ حق نہیں بنتا کہ وہ حکمران ہو اور حکومت کرے۔ اچھا مولانا صاحب، آپ کے خیال میں ہمارا دین اسلام، ہماری جو قرآن پاک مقدس کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ہماری زندگی کا کلیہ حیات رکھ دیا ہے، ہم قیامت تک تمام تر ہمارے جو مسائل ہیں وہ قرآن پاک میں بیان کر دیے گئے ہیں، ان کے حل جو ہیں وہ بھی بیان کیے گئے ہیں۔ آج کے دور میں آپ کے خیال میں ایک مزدور کی اس مہنگائی کے دور میں کتنی اجرت ہونی چاہیے؟ ماہانہ ڈیلی ویجز پہ جو کام کرتے ہیں ان کی کیا کہیں گے؟ اصل میں یہ اپنا مزدوری کا تعین کرنا یہ علماء کا منصب نہیں ہے، یہ حکومت کا منصب ہے۔ دیکھیں مولانا صاحب، ہمارے جو اقتدار ہیں، جو ہماری حکومتیں ہیں، وہ ہمیں اپنے خلفائے راشدین جو ہیں ان سے سبق ملتا ہے کہ امیر المومنین کہتے ہیں کہ میری اجرت اتنی ہی رکھی جائے کہ جتنی ایک مزدور کی ہے، تو اگر اس مزدور کا اس میں گزارا نہیں ہوتا تو پھر میری مزدوری اگر بڑھانی ہے تو اس مزدور کی مزدوری بھی بڑھا دی جائے۔ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ ہمارا جو اسلام ہے وہی تو ہمیں سب کچھ سکھاتا ہے، اسلامی ملک ہے ہمارا، اسی لیے ہمارا چونکہ ملک اسلامی ملک ہے، اسلام کے نام پہ یہ مارز وجود میں آیا، تو اس لیے ہم اپنے حکمرانوں کو کہتے ہیں کہ وہ اپنے اخراجات دیکھیں اور اپنے عوام کے اخراجات دیکھیں۔ تو جس طرح آپ کو اپنے اخراجات کا خیال ہے، اسی طرح اپنی عوام کے اخراجات کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور ان کی مزدوری تعین کر کے جتنے سے ان کے گھر کے گزر اوقات ہو جاتی ہے وہ مقرر کریں، اور پھر اس کی ذمہ داری بھی لیں کہ وہ مزدوری ان کو ملے۔ اچھا مولانا صاحب، ہمارا اسلام کیا کہتا ہے کہ مزدور کے ساتھ ہمارا جو ورکر ہے اس کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہونا چاہیے؟ سلوک کیسا کرنا چاہیے مالک کو اپنے نوکر کے ساتھ؟ اس بارے میں اسلام نے ہماری یہ تربیت کی ہے کہ جو تم خود کھاتے ہو، جو تمہارے متحد ہیں وہ کھانے کے لیے ان کو دو، جو تم پہنتے ہو اسی طرح کا ان کو بھی پہننے کے لیے دو۔ اب یہ مالکان کو دیکھنا چاہیے کہ آیا وہ اس پہ عمل پیرا ہیں یا نہیں۔ اسلام نے تو ہماری رہنمائی کر دی ہے، اب عمل کرنا یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے، یا پھر حکومت کا یہ کام ہے کہ وہ اس قانون پہ عمل کروائے، کیونکہ رسول اللہ کا فرمان ہے کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتی، جو رائی ہے اس سے قیامت کے دن اس کی رعیت کے بارے میں سوال بھی کیا جائے گا۔
अगर आप हुक्मरान हैं तो आपको अपनी रियाया के बारे में जवाब देना होगा क़यामत के दिन। इसलिए हम अपने वज़ीर आज़म को और हुकाम बाला को ये कहते हैं कि उनको मज़दूरों का ख़ास तौर पे ख्याल रखना चाहिए, जिस तरह उन्हें अपने TADA का ख्याल होता है और असम्बली के मेंबरान की तनख्वाहों का ख्याल होता है, इसी तरह आम मज़दूर की मज़दूरी का और उनकी तनख्वाहों का भी ख्याल उनको रखना चाहिए। ये उनकी ज़िम्मेदारी है। अच्छा मौलाना साहब, जो हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त तबकाती निज़ाम है, गरीब और अमीर के जो तबकात हैं उनमें बांट दिया गया है माशरे को, इस हवाले से क्या कहते हैं? अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर को हम देखें तो उस दौर में ऐसा कुछ भी नहीं था, और ख़ास तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो खुतबा हज्जतुल विदा में ये फरमा दिया था कि आज किसी अरबी को किसी अजमी पर या किसी गोरे को किसी काले पर कोई बरतरी हासिल नहीं। आज के दौर में आप क्या कहते हैं? क्या हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान हों या फिर अल्लाह ताला के फ़रमान हों, उनको आप मान रहे हैं या उनसे दूर भाग रहे हैं? क्या कहें? असल में ये किसी का अमीर होना, किसी का गरीब होना या दरमियाने दर्जे का होना, ये तमाम अल्लाह ताला के इख्तियार में है, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ही रिज़्क़ को बढ़ाते हैं और वो ही कम करते हैं। लेकिन जहाँ तक इस्लाम ने हमारी तरबियत की है, यानी किसी का मालदार होना ये कोई ऐब की बात नहीं है। इस्लाम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबा में अमीर भी थे, गरीब भी थे, लेकिन जो उस वक़्त के उमरा थे, इस्लाम ने उनकी ये तरबियत की थी कि वो गुरबा का ख्याल रखते थे। और इसीलिए रसूलुल्लाह ने फरमाया कि वो शख्स जिसका पड़ोसी जो है वो भूखा है और वो ख़ुद पेट भर के खाता है, अगर वो उसने अपने पड़ोसी का ख्याल नहीं किया तो क़यामत के दिन उससे पूछा जाएगा। जी बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन नकवी हमारे साथ मौजूद हैं, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं पंजाब के। तो उनसे भी पूछते हैं डॉक्टर साहब, जैसे मौलाना साहब फरमा रहे थे उनकी ही गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा मैं कि आज के दौर में अखलाकियात जो है वो भी बहुत कम होती जा रही है। हालांकि पढ़ा लिखा तबका जो है वो पहले दौर में कम था, लेकिन अखलाकियात जो है वो बहुत थी, लोगों में एक दूसरे का हया था, इज़्ज़त थी। आज के दौर में तालीम तो बढ़ गई है, लेकिन वो अखलाकियात जो है वो कहीं गुम हो के रह गई है। क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, असल मसला था तरबियत और तालीम का ना, तो हमने उसमें तालीम को तो बढ़ाया है, तालीम पर तो काम किया, लेकिन तरबियती हवाले से हम नाकाम रहे हैं। लिहाजा हम अब कह सकते हैं कि हम अपनी इस्लामी सकाफ़त को भी नहीं अपना सके, हम अपनी इलाकाई सकाफ़त को भी नहीं अपना सके और अपनी आइंदा आने वाली नस्लों में उसको मुंतकिल नहीं कर सके, जिसकी वजह से आज ये दूरी नज़र आती है। आज वो जो बुज़ुर्गों का, बड़ों का एहतराम था वो हमें सोसाइटी और माशरे में नज़र नहीं आता। आज लोग एक दूसरे से इसलिए मिलते हैं कि उनको उससे कोई मतलब या मकसद होता है। आज वो प्यार, मोहब्बत, अखुवत जो है वो हमें माशरे में कम होती दिखाई दे रही है। तो लिहाजा ज़रूरत इस अमर की है कि जिस तरह हम तालीम की तरफ मुतवज्जे हैं, अगरचे कि तालीम एक ज़रूरी अमर है, लेकिन जिसको हम तालीम दे रहे हैं उसकी तरबियत उससे भी ज़रूरी अमर है। ये इसी तरह है कि जिस तरह आप एक शख्स के हाथ में एक बंदूक पकड़ा दें, लेकिन उसको ये ना बताएं कि इसको इस्तेमाल करने का मौका कौन सा है, किस मौके पर इस बंदूक से फ़ायदा उठाया जा सकता है, तो वो जब अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करेगा तो वो यकीनन नुकसान देगा। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने भी वक्त दिया। जैसे कि नाजरीन आपने सुना कि हमारा इस्लाम जो है वो हर पहलू से हमें सबक सिखाता है। वो आप किसी भी ज़िंदगी के मामले में देख लें तो कुरान पाक ऐसी अल्लाह ताला की किताब है कि जिसमें हर मसले का हल है, लेकिन फ़ायदा तब है कि जब हम उसको समझेंगे। और अल्लाह पाक ने बार बार ये इरशाद फरमाया है कि कुरान पाक को पढ़ो और समझो। जब हम समझ लेंगे तो हमारी ज़िंदगी से दुश्वारियाँ जो हैं वो निकल जाएंगी। और ख़ास तौर पर जो हमारा आज का टॉपिक है कि लेबर के जो हकूक़ हैं वो भी ख़ास तौर पर इस्लाम ने हमें बताए हैं। तो हमें चाहिए कि हम उसको ना सिर्फ पढ़ें, समझें, और समझ कर अगर हम अपने माशरे का जो निचला तबका है उसके साथ अपना सलूक अच्छा कर लेंगे, उनको उजरत पूरी अदा करेंगे, तो ना सिर्फ मुल्क से महंगाई का जो रोना रोया जाता है वो ख़त्म होगा, गुर्बत ख़त्म होगी, और बल्कि मुल्क के अंदर जो अमन व अमान है उसकी सूरत हाल जो है वो भी बरकरार रहेगी। हंगामी दौरों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें।
हंगामी दौरों के साथ अपनी तौर पर इकदाम भी करें। जी नाज़रीन, तो अभी हम बात करेंगे साबिक MNA हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रुकन हैं डॉक्टर निसार अहमद जट। उनसे पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। असम्बली के अंदर रहे हैं और ख़ास तौर पर समझते हैं चीज़ों को, पाकिस्तान की मईशत को समझते हैं, मज़दूरों के जो मुश्किलात हैं उनको भी समझते हैं, एक्सपीरियंस भी है उनका। तो इमरान खान साहब ने बातें की थी कि हम मज़दूर को ऊपर लेकर आएंगे, मज़दूर के लिए ख़ास तौर पर मेहनत की जाएगी। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो मज़दूर के लिए कुछ कर रही है, मज़दूर को ऊपर लाया जा रहा है, मज़दूर के हकूक़ जो है उसको दिए जा रहे हैं या नहीं? डॉक्टर निसार अहमद जाट हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मज़दूर के हकूक़ के लिए मेहनत कर रही है? मज़दूर के हकूक़ के लिए अभी तक क्या कुछ किया गया है? हमारे मुल्क के अंदर हमेशा से ये रहा है कि मज़दूर तबका पिसता चला जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपकी टीम का। मैं सिटी वन का बेहद मशकूर हूँ कि हमेशा फैसलाबाद के और हमारे जो लोकल यहाँ के मसाइल हैं उन्हें उजागर किया। हम आपको और आपकी टीम को अप्रिशिएट करते हैं। मैं आपके सवाल का एक तो बड़ा आसान सा जवाब दूंगा कि मज़दूर ने जब भी अपना हक लिया है वो छीन कर लिया है। मज़दूर बेचारा जो है वो पिसा हुआ तबका यहाँ पर शामिल होता है, ठीक है जी। और उन्हें जब भी अपना हकूक़ चाहिए होता है तो उन्हें एहतजाज की कॉल देना पड़ती है। उन्हें जो है वो अपने मामलात कभी DC ऑफिस के सामने एहतजाज की सूरत में, कभी ज़िला काउंसिल में एहतजाज की सूरत में। लेबर कौमी मूवमेंट एक जमात है जो कि इनकी तर्जुमानी और रहनुमाई कर रही है और मैं समझता हूँ कि बड़े महफूज हाथों में इस वक्त है। उनकी जो लीडरशिप है वो अपने राइट्स के लिए बड़ा अच्छा काम कर रही है। सोशल सिक्योरिटीज़ के जो इश्यूज़ हैं ये आज से नहीं, बहुत पुराने चले आ रहे हैं। और आपने नोट किया होगा पाकिस्तान पीपल पार्टी के दौर में यहाँ पर ऐसे हालात पैदा हो गए थे कि यहाँ पर जितनी भी आपकी इंडस्ट्री थी वो कोलैप्स कर गई थी। और उस वक़्त जो पाकिस्तान पीपल पार्टी के ख़िलाफ़ जो तहरीक चली थी बुनियादी तौर पे वो मज़दूर ने चलाई थी। और उसके बाद एक आस, एक उम्मीद लेकर मुस्लिम लीग नून की जानिब लोगों का रुझान था, क्योंकि उस वक़्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी पावर में नहीं थी। एक होप थी, एक उम्मीद थी अपना मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और उनकी हुकूमत। और उन्होंने मुकम्मल तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट किया। सपोर्ट करने के बाद यहाँ पर, क्योंकि जिस एरिया में आप खड़े हैं ये बेसिकली मानचेस्टर ऑफ फैसलाबाद है, इसे हम तसव्वुर करते हैं मानचेस्टर ऑफ फैसलाबाद। ये पावर लूम इंडस्ट्री का हब करार दिया जाता है। यहाँ पर छोटे बड़े सब तनस्कार जो है वो मौजूद हैं। यहाँ पर ये आलम हो गया था मुस्लिम लीग नून के दौर में कि पावर लूम किलो के हिसाब से बिकना शुरू हो गई थी और बहुत बुरे हालात थे पावर लूम सेक्टर में और उसके दीगर मजदूर के हालात के। इस मरतबा दो चीज़ें जो नज़र आई। एक तो प्रॉब्लम ये हुआ कि कोविड की वजह से इंडस्ट्री को बहुत नुकसान पहुंचा। कोविड के नुकसान के बावजूद भी यहाँ पर मालिकान ने अपनी हैसियत के मुताबिक मज़दूर को अकोमोडेट किया। और दूसरा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने डायरेक्ट जो है उन्हें फंडिंग भी की, उन्हें पैसा भी दिया ताकि उनका एक सिस्टम चल सके। बुनियादी तौर पर यह मसले का हल नहीं है। बुनियादी तौर पर सोशल सिक्योरिटी जो बुनियादी तौर पर इनके राइट्स को उजागर करती है उनका उसको एक्टिवेट होना। मैं समझता हूँ कि अब तक मेरी मज़दूर लेबर कौमी मूवमेंट से बातचीत चलती रहती है। ये ज़ीरो से काम शुरू हुआ था। पहले 100 में से 10 का रेशो निकला, फिर 20 का रेशो निकला सोशल सिक्योरिटी में एंटर होने का। अब अल्हम्दुलिल्लाह आप 50% पर स्टैंड करते हैं कि आप अपने लेबर को सोशल सिक्योरिटी में इन्वॉल्व कर चुके हैं, एंटर कर चुके हैं और उनके राइट्स का। मैं समझता हूं कि ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी मूवमेंट को आगे लेकर चलते जाएंगे। सोशल सिक्योरिटी अपने क्योंकि सोशल सिक्योरिटी ने भी रेवेन्यू जनरेट करना होता है। ये सिस्टम को ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है, ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत थी भी और है भी। पहले से बेहतर है।
अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम लेबर से वाबस्ता हैं, हम डायरेक्ट लेबर से वाबस्ता हैं, हम उनके हालात को जानते हैं। इस वक्त हमारे दरमियान जो लेबर है वो पिछली हुकूमतों से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हालात में है, खुश हालात में है और अपने रोज़गार पर काम कर रही है। जहाँ तक डिपार्टमेंट का इशू है, डिपार्टमेंट अपना जो टारगेट है, जो 100% उन्हें एकदम से देना चाहिए, वो 100% नहीं है। वो स्टेप बाय स्टेप जिस तरह उन्होंने अपने मामलात को आगे बढ़ाया, वो 10 से बढ़े आज 50% पे स्टैंड कर। अच्छा डॉक्टर साहब, हमेशा से ये हमारे मुल्क के अंदर अंदिया रहा है कि कोई भी मसला हो इंडस्ट्री का तो हुकूमतों की जो ज़्यादा तवज्जो है वो सनतकार की तरफ होती है। अगर इंडस्ट्री बंद हो रही है तो उसमें भी ये होता है कि जी सनतकार मर गए, उनकी फैक्ट्रियां बंद हो गई, मज़दूर का जिक्र नहीं आता। अगर कोई रिलीफ दिया जाता है तो वो भी सनतकार को डायरेक्टली दिया जाता है, उसमें मज़दूर का नाम शामिल नहीं किया जाता। क्या समझते हैं आप कि आज तक क्या असम्बली के अंदर भी कोई ऐसा नुमाइंदा नहीं गया जो ख़ास तौर पर खालिस्तान मज़दूर की आवाज़ बनकर सामने आए? जी थैंक यू। देखें, मज़दूर और मालिक ये ट्रेन की वो पटड़ी हैं जिन उन्होंने एक एक साथ चलना है, ठीक है जी। यहाँ पर हमेशा जब भी मसाइल पैदा हुए हैं, जब भी कोई तनाज़ा क्रिएट हुआ है, हमने जब इनके डायलॉग्स किए हैं तो दोनों जानब से एक रियलाइज़ किया गया कि हम दोनों एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर रहेंगे तो हमारी कामयाबी है। लिहाजा ये तसव्वुर करना कि ये दो चीज़ें हैं, ये दो चीज़ें नहीं, ये एक ही चीज़ है। इन्हीं के ऊपर पटरी के ऊपर ट्रेन चल रही है, इन्हीं के ऊपर मामला चल रहे हैं। इंडस्ट्री गैर फॉल होगी, मज़दूर डैमेज हो जाएगा। इंडस्ट्री अपलिफ्ट होगी, इंडस्ट्री बहाल रहेगी, मज़दूर खुशहाल होगा। तो लिहाजा ये तो एक चीज़ हो गई कि मालिकान को फोकस करने का बुनियादी मकसद ये होता है कि मालिकान का रेवेन्यू, मालिकान की इंडस्ट्री जब ग्रूम करेगी तो मज़दूर के अंदर खुशहाली आएगी। जहाँ तक आपके सवाल की ये सवाल है कि मज़दूर को नुमाइंदगी, यहाँ पर हमारे एक दोस्त होते थे मली साहब, जो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। उनकी वफ़ात से पहले हुकूमत वक़्त जब ये हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन रही तो हमने मुकम्मल तरीके से ये कहा था कि लेबर को आप जो है मुकम्मल तरीके से नुमाइंदगी दें। फैसलाबाद के हवाले से, लेबर कौमी मूवमेंट के हवाले से मैं ये बात बड़ी वाज़ेह करके कह रहा हूँ कि लेबर कौमी मूवमेंट के मली साहब की डेथ ने एक गैप डाल दिया, वो गैप फुलफ़िल ना हो सका। हमारी कोशिश थी कि हम लेबर में से एक नुमाइंदा आगे लेकर जाएं और वो मुमकिन ना हो सका। लिहाजा ये कहना कि उनकी नुमाइंदगी नहीं है, नुमाइंदगी है। मिनिस्टर लेबर मौजूद हैं, मिनिस्टर लेबर पार्लियामेंट में उनकी आवाज़ है, मिनिस्टर लेबर उनके जगह पर काम कर रहे हैं, मिनिस्टर लेबर उनके राइट्स को। डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। पिछले दिनों सेक्रेटरी लेबर आए थे और सेक्रेटरी लेबर ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मुलाकात सनतकारों से की, मज़दूरों से मिले भी नहीं, वो मिल के सनतकारों से वापस चले। देखिए, सेक्रेटरीज जो होते हैं ना वो पॉलिटिकल नहीं होते, वो सियासी लोग नहीं होते। बात है सियासतदान की, ठीक है। अब मैं इस इलाके का नुमाइंदा हूँ, मैं आए बगाए उनके हेड ऑफिस में मैं जाना, लेबर से हम डायरेक्ट वाबस्ता हैं, हम उनसे मिलते हैं, उनमें गुल मिल जाते हैं। वो हमारे भाई हैं, वो हमारे बाजू हैं, तो हम उनके बहुत करीब हैं, उनके पल्स के। तो मेरा ख्याल है कि ये क्लेम सेक्रेटरी लेवल तक का ये करना, ये मैं सेक्रेटरी के हमरा हमारे जो लेबर के वजीर हैं पंजाब के, वो भी उनके साथ थे, लेकिन वो भी चैम्बर से होकर ही वापस अगर तो इनविटेशन चैम्बर की तरफ से आप, मैं समझता हूँ कि अभी लेबर कौमी मूवमेंट या हमारे मजदूर भाई कहें कि मिनिस्टर साहब को इनवाइट करें तो मैं हाजिर हूँ, मैं उनको एक मिनट में। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। आप आखिरी सवाल है मेरा कि आज के दौर में आपको भी पता है, आप एक ऐसे इलाके में रहते हैं कि जहाँ पर हर तबका आपके सामने फिरता है और परेशानियाँ भी आप जानते हैं लोगों की, और ख़ास तौर पर अपने इलाके में लोग आपको मानते भी हैं और आपसे मसाइल भी अपने बयान करते हैं। आज के दौर में मज़दूर की सैलरी कितनी होनी चाहिए जिस कदर महंगाई बढ़ चुकी है कि वो आसानी से अपना गुजर बसर कर सके, बच्चों का फ्यूचर बना सके? सर देखें, बुनियादी तौर पर जो पूरी दुनिया का रूल है, ठीक है, कि पूरी दुनिया में जो सैलरी जो दी जाती है उससे वो आसानी से वो अपना घर का चूल्हा जला सके, ठीक है। मैं समझता हूँ कि जो इनका शेड्यूल रेट है उस पर तो आज तक मतलब कि जो है वो लेबर कौमी मूवमेंट और मालकान के दरमियान डिप्टी कमिश्नर भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, कमिश्नर साहब भी इन्वॉल्व होते हैं, पॉलिटिकल लोग भी इन्वॉल्व होते हैं। वो मिलकर इनका स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं और
इनका जो सैलरी पैकेज है वो डिसाइड होता है जब कभी वो समझते हैं कि हमारा राइट सनब होता है, वो हमारे साथ राब्ते में होते हैं, हम उनकी आवाज़ बनते हैं, हम उनकी ये मैसेजेस को आगे कन्वे करते हैं और ऑन बोर्ड करके तमाम इदारों को फिर उसको इंक्रीज़ किया जाता है। मैं समझता हूँ कि जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, फिर मैं आपको बात बताऊँगा कि मालिकान और आपका रोज़गार जब खुशहाल होगा उसमें मज़दूर में खुशहाली आएगी। मज़दूर इस वक्त जो सैलरी पैकेज ले रहा है, जो अपनी मेहनत का हिस्सा का जो ले रहा है, वो उनके कर के चूल्हे के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आसाइशात और आगे की तरफ बढ़ना वो मज़ीद आपकी ग्रूमिंग पे डिपेंड करता है। अल्लाह ताला आपके पाकिस्तान की इंडस्ट्री को, शोबे को मज़ीद तरक्की नसीब अता फरमाए तो यकीनन मज़दूर भी खुशहाली। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। नाजरीन आपने बात सुनी, डॉक्टर निसार अहमद जट हैं। जैसे कि उनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि मज़दूर जो हैं वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं मईशत की, लेकिन जो सनतकार हैं वो भी एक अहम हिस्सा हैं और दोनों एक गाड़ी के ही पहिए हैं। हुकूमत की इस वक्त कोशिश है कि ख़ास तौर पर इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाए, मज़दूर को प्रमोट किया जाए। और जैसे कि मज़दूरों के हकूक़ के हवाले से जो मज़दूर हैं, नुमाइंदे हैं मज़दूरों को, उन्होंने भी बात की और इस्लामी लिहाज से भी बात की गई। तो आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। हंगामी दौरों के साथ साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें।